यहाँ स्वागत है आप सभी का एशियल टर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन। जी हाँ, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्या सहित डिस्कशन किया था। तो आप अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न को व्याख्या सहित इसमें आपको बताया जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के इसमें 75 से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है। जी हाँ, 26 देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था, सन बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई है वो है, ये 4 ऑप्शन दिया गया। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जी हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना VHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। जी हाँ, इसमें भी आप लगातार गेस कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित व्यक्तियों में जिस पर उपर्युक्त कथन चरितार्थ होते हैं वो है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। एक ही प्रश्न में आपको 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट 1907 के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ से आपको मिलेंगे लगभग 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। जी हाँ, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था, वर्ष बताना है किस वर्ष में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो वो था सन 1942 ईस्वी में। जी हाँ, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में भारत का सहयोग पाना था। अगर आपके पास समय कम है, वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, तो इसको ऑन करके छोड़ दीजिए। आप केवल आवाज़ सुनते रहिए, आपको आवाज़ से ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ऐसा करके तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। निम्नलिखित में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह कौन थे, ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ये बी ऑप्शन इसमें सही है। जी हाँ, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में देसी समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। सन 1939 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। यह कॉन्फ्रेंस
लुधियाना में हुआ था। तो ये थी कुछ मेन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 32, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये रहे 4 ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? लगातार आप भी गेस कर सकते हैं। जी हाँ, सही उत्तर दिख गया होगा आपको, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे और ये आंदोलन वर्ष 1951 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वो कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया? सही उत्तर नवजीवन। जी हाँ, वर्ष 1932 में नवजीवन समाचार पत्र के बंद होने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक एवं गुजराती में हरिजन बंधु का प्रकाशन किया। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को और 15 एवं 15 एवं हरिजन बंधु का 12 मार्च 1933 को प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर लखनऊ 1916। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। तो ये थी मेन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला वो कौन थे? सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। जी हाँ, नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार 5 मई 1930 को हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व का भार अब्बास तैयब जी ने संभाला था। उनकी भी गिरफ्तारी हो जाने के बाद सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 36, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन थे? सही उत्तर भगवती चरण वोहरा। जी हाँ, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक भगवती चरण वोहरा थे। महात्मा गांधी के द कल्ट ऑफ बम लेख के प्रत्युत्तर में चंद्रशेखर आज़ाद की सलाह पर वोहरा ने यह लेख लिखा था। तो ये थी कुछ रोचक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 37, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताएं। 1929। जी हाँ, वर्ष 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था और ये लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में निर्धारित किया गया था एवं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। जी हाँ, किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उत्पन्न स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की और आगे चलकर ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि दूसरा जो है वो पहला होगा असहयोग आंदोलन और जो तीसरा है वो दूसरा होगा।
इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरा क्या है, खिलाफत आंदोलन, तीसरा क्या है, असहयोग आंदोलन, और ये पहले पर क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसको आइए यहाँ से आप देख लीजिए। जी हाँ, ये जो है सन देख लीजिए ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इसको देखते हैं। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है। सही उत्तर बताना है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। जी हाँ, दिन के प्रकाश में हरित वर्ण के क्लोरोफिल सार द्वारा अवशोषित कुल प्रकाश का 1 से 2% प्रतिदीप्त होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के कुछ अंश में अवशोषण के बाद निम्न ऊर्जा की तरंग एवं प्रकाश प्रदीप्त होती है। इस प्रकार प्रदीप्त की अवस्था में क्लोरोफिल लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है। सही ऑप्शन, सही उत्तर नाभिकीय संलयन। जी हाँ, सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। सूरज का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, और इसके भीतर का भाग का ताप करीब 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इनके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी इनकी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 42। दांत कर्वरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है या रहता है। क्या सही उत्तर क्या होगा, फ्लोरीन। जी हाँ, पेयजल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि इसकी 1 ppm मात्रा दांतों के कर्वरित पीलापन, कर्वरित का मतलब होता है पीलापन होने का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 43। हृदय कब विश्राम करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, वयस्क मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। तो हृदय कब विश्राम करता है? 2 धड़कनों के बीच, 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलता काल कहलाता है। ये था इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में 44। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर वृक्क यानी किडनी। जब वृक्क रोगग्रस्त या किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु डायलिसिस की आवश्यकता होती है। डायलिसिस की प्रक्रिया में अपोहक यानी डायलेजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45। इसको सुमेलित करना है। जी हाँ, इसका सुमेलित सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए का सेकंड विटामिन B12 का क्या होगा? कोबाल्ट। और जो बी का 4 होगा यानी हीमोग्लोबिन का आयरन, और सी का 1 होगा यानी क्लोरोफिल का मैग्नीशियम, और डी का हो जाएगा 3 यानी कि चाल्कोपायराइड्स कॉपर, इससे संबंधित है। ये बॉक्स पढ़ लेना एक बार, बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है जिसमें आयरन उपस्थित होता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पौधे के हरे भाग में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तथा इसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। चाल्कोपायराइड्स एक खनिज है जिसमें कॉपर उपस्थित होता है।
इसका रासायनिक सूत्र है CuFeS2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है। सही उत्तर गामा किरणें। जी हाँ, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुउपयोगी। जी हाँ, 47 का डी ऑप्शन होगा, बहुउपयोगी। जी हाँ, इसको और क्लियर कर लेते हैं। सामाजिक वानिकी हेतु बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में मीन कौन सी है? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लाइंग फिश। जी हाँ, फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश आदि वास्तविक मीन है, जबकि क्रे फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश, जेली फिश आदि असत्य मीन है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? सही उत्तर पेरेग्रीन फॉल्कन। जी हाँ, पेरेग्रीन फॉल्कन फाल्कोफ्रेगिन पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खासी, ये सिक्किम, ये सुमेलित नहीं है। तो ये जातियां हैं, जनजातियां हैं। तो खासी जो है सिक्किम से सुमेलित नहीं, जबकि भील जनजाति राजस्थान से, संथाल झारखंड से और टोंड तमिलनाडु से सुमेलित है। जो खासी जनजाति है वो मेघालय से संबंधित है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारी। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।